हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रीट परीक्षा के लिए टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 17 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 18 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है। तो किस अभियान में? रणथंभौर अभियान में। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होते रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था तो कौन था? अमीरदेव। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था तो वह था गोविंदराज। ठीक, गोविंदराज था जो चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में कौन आया था राजस्थान? तो आपको याद रखना है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था? कौन सा परमार शासक था जो कविराज के नाम से विख्यात था? तो आपको याद रखना है वह था भोज परमार। ठीक है, भोज परमार था जो कविराज के नाम से विख्यात था। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राय पिथौरा कहा जाता था। राय पिथौरा कहा जाता था तो किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज तृतीय को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी मोहम्मद गोरी के हाथों में पराजय हुई थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है तराइन के प्रथम युद्ध के संबंध में क्या सत्य है? तो आपको याद रखना है यह सत्य है कि पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किसके साथ युद्ध में परमर्दी देव को अपने दो सेना नायकों आला व दल को प्राण गंवाने पड़े? तो वह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था। उसमें दिग्विजय की भावना थी, विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। यानी कि इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? तो अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया था? क्योंकि वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था। उसमें दिग्विजय की भावना थी, विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। यानी कि इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है वह था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ वह राजवंशी था या चौहान वंशी था जिसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली की रचना की थी? किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली की रचना की थी? तो आपको याद रखना है वह था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ था जिसने हरिकेली की रचना की थी। यह संस्कृत नाटक है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि श्री अजय राज संस्थापक थे। श्री अजय राज संस्थापक थे तो किसके थे? अजमेर के। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था। शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था तो कौन था? वासुदेव। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार व चाहमान है तो वह है अग्निवंशीय है। ठीक है, चारों क्या है? अग्निवंशीय है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था तो कौन था? चंद्रवरदायी। ठीक है, चंद्रवरदायी था जो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादित किया? सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल व
या अग्निकुल या अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपको याद रखना है वह था चंद्रवरदायी। ठीक है, चंद्रवरदायी वह था जिसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल या अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? चंद्रवरदायी ने। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो आपको याद रखना है वह लगती है पंजाब से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है यह लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है यह है 869 किलोमीटर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है कांठल नाम से। ठीक है, कांठल नाम से जाना जाता है किस भूभाग को? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है बाखर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन जो किस जिले में है? तो आपको याद रखना है यह है बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पश्चिम मरुस्थलीय राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हैं? वह है 60% से अधिक। ठीक है, 60% से अधिक जो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के 60% से भी अधिक घेरे रखा है। ठीक है, किसने? पश्चिमी मरुस्थल ने। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही की है वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।